मैं अहमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का 6वां इकाई, जिसका नाम है रासायनिक ऊष्मागतिकी। इससे पहले वाले क्लास में एंट्रोपी क्या है, स्वतः परिवर्तित प्रक्रम क्या है, ऐसे छोटी छोटी बातें हम लोग किए थे। आज हम जो है आगे जो है और कुछ टॉपिक आपकी इस बुक जो है आपका लेसन में दिया गया है, इस यूनिट में दिया गया है, जो हम लोग देखने वाले हैं। और वो है हमारा ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी का हम प्रथम नियम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और उसके परिभाषा भी पढ़ चुके हैं। उसके अलावा उसमें कुछ सीमा भी पढ़े हैं। ये जो हमारा क्या होता है, ऊष्मागतिकी की जो द्वितीय नियम होता है, स्पेशली आपका जो स्वतः परिवर्तित जो प्रक्रम है और आपका जो एंट्रोपी है, उनमें क्या संबंध होता है, उस संबंध को बताने के लिए क्या किया गया है, प्रस्तावित किया गया है ना। हम तय बोल सकते हैं कि जो भी हमारा क्या होता है, जो निकाय होता है, उसका जो स्वतः प्रवर्तित जो प्रक्रम होता है, साथ में आपका जो उसका बोल सकते हैं आपका जो एंट्रोपी होता है, उनमें क्या होता है, संबंध पाया जाता है। और उन दोनों के बीच में जो भी संबंध होता है, वह संबंध ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम है ना, उसके द्वारा क्या किया जाता है, प्रस्तावित किया जाता है। और उसके आधार पर यहाँ पर ऊष्मागतिकी के जो द्वितीय नियम हैं, उनको क्या किया गया है, जो है उसके आधार पर यहाँ पर परिभाषित किया गया है, जिसे कई भागों में यहाँ पर बांट के क्या किया जाता है, आपका पढ़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे की ओर। यहाँ पर कई परिभाषाएं दिया गया है, या उनके अंतर्गत जो भी ऊष्मागतिकी के जो द्वितीय नियम है, उनको समझने के लिए इसको कई पॉइंट में बताया गया है। जिसमें आपका पहला पॉइंट ये है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी स्वतः परिवर्तित प्रक्रम को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। मान लो कोई स्वतः परिवर्तित प्रक्रम क्या कर रहा है, आपका चल रहा है, तो उस स्वतः परिवर्तित जो भी प्रक्रम होता है, उस प्रक्रम को अगर आपको क्या करना है, आपको चेंज करना है, तो चेंज तभी हो सकता है जब उसमें क्या होता है, आपका कोई बाह्य कारक लगाया जाता है। जैसे गर्म वस्तु है, उस गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर क्या होता है, ऊष्मा प्रवाहित होता है। हम जानते हैं कि जो गर्म वस्तु होता है वो धीरे धीरे क्या होते जाता है, आपका ठंडा होते जाता है। इसका मतलब ये है कि गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर क्या होता है, ऊष्मा प्रवाहित होता है ना। लेकिन जस्ट अगर हम उससे उल्टा बात करें, है ना, कि ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर बहे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसके लिए जो है आपका बाह्य कारक की क्या होता है, आवश्यकता होता है, तब जा कर के आपका अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। मतलब ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर चलता है। और ये तभी पॉसिबल है जब क्या किया जाता है, उनमें कोई बाह्य बल क्या किया जाता है, या बाह्य कारक लगाया जाता है। तो इस तरीक़ा से जो पहला पॉइंट है, उस पहला पॉइंट को क्या किया जा सकता है, आपका बताया जा सकता है। इसका दूसरा पॉइंट ये कहता है कि सभी स्वतः परिवर्तित प्रक्रम या प्राकृतिक प्रक्रम ऊष्मागतिकीय रूप से क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। मतलब कोई भी जो स्वतः परिवर्तित प्रक्रम होता है, चाहे उसको हम लोग ऊष्मागतिकीय रूप से बोलें, चाहे उसको प्राकृतिक रूप से बोलें, वो कैसा होता है, आपका अनुत्क्रमणीय होता है। मतलब एक दिशा में चलने वाला होता है। जैसे उदाहरण के लिए दिया है, यदि यहाँ पर दो गैस है जो एक दूसरे के साथ फिलहाल जो है कोई क्रिया नहीं करता है ना, परस्पर न क्रिया करने वाली, है ना, अभिक्रिया न करने वाली जो गैस है, अगर उसको आपस में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, तो उस स्थिति में उसकी एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है। बाकी उसका मिश्रण को देखें तो पृथक नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि कोई भी जो स्वतः परिवर्तित प्रक्रम होता है, वो प्राकृतिक रूप से या उत्क्रमणीय रूप से क्या होती है, आपकी अनुत्क्रमणीय होती है। मतलब दो ऐसे गैस जो एक दूसरे के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है, अगर उनको क्या कर दी जाती है, मिला दी जाती है, तो एंट्रोपी क्या हो जाती है, आपकी बढ़ जाती है। लेकिन उसके मिक्सचर को पृथक करना क्या हो जाती है, कठिन हो जाती है। तो ये आपका ये जो दूसरा पॉइंट है, वो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के लिए क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है। तीसरा पॉइंट ये है कि यदि किसी विशेष दिशा में अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित हो, तो विलगित निकाय की एंट्रोपी आवश्यक रूप से क्या हो जाती है, आपकी बढ़ जाती है। तो तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है भाई, यदि किसी विशेष दिशा मतलब कोई स्पेशल दिशा है, उसमें अगर स्वतः परिवर्तित प्रक्रम हो रहा है, तो उस स्थिति में विलगित जो निकाय होता है, उस निकाय की जो एंट्रोपी होती है, क्या होती है, असामान्य रूप से या उसमें आवश्यक रूप से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वैसे आप जानते हैं विलगित निकाय क्या होती है भाई। तो विलगित निकाय वह निकाय होती है जो अपने परिवेश के साथ किसी प्रकार से ऊर्जा की कोई जो है लेन देन नहीं करती है ना, ऊर्जा लेन देन नहीं करती है, वही विलगित निकाय कहलाती है। मान लो वहाँ पर क्या करती है, वो अपने परिवेश के साथ ऊर्जा का विनिमय कर ले, है ना, तो उस स्थिति में क्या हो जाती है, उस विलगित निकाय की जो एंट्रोपी है, वो क्या हो जाती है, आपकी बढ़ जाती है। ऐसा इस ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का कथन जो है तीसरा पॉइंट के अंतर्गत जो है बताई जा सकती है। वैसे हम जानते हैं कि कोई भी ऊष्मागतिकी
विलगित जो तंत्र होती है वो अपने परिवेश के साथ ऊष्मा का, ऊर्जा का, पदार्थ का विनिमय नहीं करती है। मान लो उसी स्थिति में कर लेती है तो उस स्थिति में क्या हो जाती है, उसकी एंट्रोपी जो है आवश्यक रूप से क्या हो जाती है, आपकी बढ़ जाती है। तो ये तीसरा पॉइंट ऊष्मागतिकी की जो द्वितीय नियम होती है उसको क्या करती है, आपका प्रदर्शित करती है। इसी में एक चौथा पॉइंट है आपका ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में, वो ये है कि एक अविलगित मतलब जो अपने परिवेश के साथ ऊष्मा पदार्थ का विनिमय कर सकती है। अगर उस निकाय में बात करें, अविलगित निकाय में निकाय और परिवेश की कुल एंट्रोपी आवश्यक रूप से क्या होती है, आपकी बढ़ती है। तो कोई भी अविलगित जो निकाय है हमारा, जो अपने परिवेश के साथ ऊर्जा का और ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकता है, उनमें एंट्रोपी क्या होती जाती है, आपकी आवश्यक रूप से बढ़ती जाती है या धनात्मक होती है। क्यों? क्योंकि निकाय अपने परिवेश और ब्रह्मांड के घटक होती हैं। निकाय और परिवेश क्या होती है, ब्रह्मांड के एक भाग होती है। और ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम ये कहती है कि उस स्थिति में उसकी एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती जाती है। मतलब यहाँ पर निकाय हो चाहे परिवेश हो, उनकी एंट्रोपी क्या होती है, आपकी ज़्यादा होती है ना। तो इस तरीक़ा से या धनात्मक होती है। इस तरीक़ा से आपका चौथा पॉइंट है वो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अंतर्गत लिखी जा सकती है। और एक लास्ट पॉइंट है आपका, किसी स्वतः परिवर्तित प्रक्रम में ब्रह्मांड की कुल एंट्रोपी हमेशा क्या होती है, आपके बढ़ती है या बढ़ेगी बोल रहा है। तो कोई भी स्वतः परिवर्तित जो भी प्रक्रम होता है ना, उस स्वतः परिवर्तित प्रक्रम से हमेशा ब्रह्मांड की एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है या आगे बढ़ती जाती है। ये आपका लास्ट पॉइंट कहती है। और इसके आधार पर कुल एंट्रोपी परिवर्तन, निकाय के एंट्रोपी में परिवर्तन, परिवेश के एंट्रोपी में परिवर्तन के क्या होती है, आपकी बराबर होती है। तो इस तरीक़ा से लगभग 4-5 जो पॉइंट है वो आपके ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अंतर्गत क्या की जा सकती है, लिखी जा सकती है। यदि हम प्रथम नियम की बात करें और द्वितीय नियम की बात करें, तो जो प्रथम नियम होती है वह प्रथम नियम आपका ऊष्मा या ऊर्जा या एंथैल्पी पर आधारित होती है, जबकि हमारी जो ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम होता है वो एंट्रोपी और साथ में स्वतः परिवर्तित प्रक्रम पर क्या होती है, आधारित होती है। तो इस तरीक़ा से 4-5 जो पॉइंट है वो पॉइंट किसके अंतर्गत लिखी जा सकती है, आपके ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अंतर्गत लिखी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। वो है हमारा दूसरा नंबर, और वो आपका यहाँ पर है गिब्स, है ना, मुक्त ऊर्जा एवं मुक्त ऊर्जा। तो इसमें एक ऊष्मागतिकी के इसमें एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है आपका जे, और ये हमारा होता है विलियर्ड, है ना, और गिब्स बोलते हैं, ठीक है, गिब्स। तो गिब्स जो जे विलियर्ड जो गिब्स नाम के साइंटिस्ट था, उन्होंने स्वतः परिवर्तित जो भी हमारा क्या था, प्रक्रम था, उसका क्या लगाने के लिए, जो भी निकाय होता है उसका जो स्वतः परिवर्तित जो प्रक्रम है उनका अनुमान लगाने के लिए, है ना, उनके जो भी ऊर्जा है उनका या उनका जो आपका स्थिति है उनका अनुमान लगाने के लिए एक नया ऊष्मागतिकी पद, है ना, आपका मुक्त ऊर्जा, नया ऊष्मागतिकी पद कौन सा भाई, हमारा मुक्त ऊर्जा का क्या किया, प्रतिपादन किया। एक नया, है ना, पद, कौन सा पद, ऊष्मागतिकी पद, ऊष्मागतिकी पद का क्या किया, प्रतिपादन किया। कौन सा, मुक्त ऊर्जा, जिस, है ना। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जे विलियम ड गिब्स ने जो भी स्वतः परिवर्तित प्रक्रम के लिए जो आवश्यक ऊष्मा या आवश्यक ऊर्जा का अनुमान लगाने के लिए, कौन, जे विलियम ड गिब्स ने जो भी हमारा क्या होता है, स्वतः परिवर्तित प्रक्रम के लिए, है ना, आवश्यक जो भी ऊर्जा है या उसमें जो भी ऊष्मा है उसका अनुमान लगाने के लिए आपका एक नया ऊष्मागतिकी पद, जिसे हम क्या कहते हैं, मुक्त ऊर्जा कहते हैं, का क्या किया, प्रतिपादन किया। जिसे हम निम्न प्रकार से क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। किनको परिभाषित कर सकते हैं भाई, मुक्त ऊर्जा को हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। मुक्त ऊर्जा, है ना, की परिभाषा हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो मुक्त ऊर्जा की क्या देखना है हमको, परिभाषा देखना है। तो परिभाषा कैसे देखना है भाई, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि नियत ताप पर और नियत दाब पर, है ना, यहाँ से लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है कि नियत ताप और दाब पर, नियत ताप और दाब पर, नियत ताप और दाब पर किसी तंत्र द्वारा
प्राप्त होने वाले तंत्र द्वारा प्राप्त होने वाले ऊर्जा की वह मात्रा जो उपयोगी कार्य में लगाया जा सके, उपयोगी कार्य में लगाया जा सके, उपयोगी कार्य में लगाया जा सके, क्या कहलाता है? मुक्त ऊर्जा कहलाता है। मुक्त ऊर्जा कहलाता है। उपयोगी कार्य में लगाया जा सके, क्या कहलाता है हमारा? मुक्त ऊर्जा कहलाता है। मुक्त ऊर्जा कहलाता है। मुक्त ऊर्जा कहलाता है। ठीक है। मुक्त ऊर्जा को कैपिटल जी से दर्शाया जाता है। मुक्त ऊर्जा को किससे भाई हमारा? कैपिटल जी, है ना, मतलब इस प्रकार जी से दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से आपका मुक्त ऊर्जा को क्या किया जा सकता है? परिभाषित किया जा सकता है। तो ये हो गया मुक्त ऊर्जा की परिभाषा। अब मुक्त ऊर्जा को कैसे गणितीय रूप में दर्शाते हैं, गणितीय व्यंजक में दर्शाते हैं, उनको देखना है। तो मुक्त ऊर्जा का क्या देखेंगे? गणितीय व्यंजक। और ये आपको प्रश्न में भी क्या किया जाता है? पूछा जाता है, जिसे हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो मुक्त ऊर्जा का गणितीय व्यंजक कैसे लिखा जाता है? तो इसको लिखा जाता है आपका, क्या लिखा जाता है? G बराबर होता है आपका H माइनस क्या होता है आपका? TS। H माइनस क्या होता है आपका? TS होता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? मुक्त ऊर्जा को गणितीय रूप में दर्शा सकते हैं। क्या दर्शाते हैं भाई हमारा? ये हो जाता है आपका G बराबर क्या होता है आपका? H माइनस क्या होता है आपका? TS। इस तरीक़ा से क्या किया जा सकता है? दर्शाया जा सकता है, जिसमें आपका क्या होता है भाई? G क्या होता है हमारा? मुक्त ऊर्जा होता है। मुक्त ऊर्जा होता है ना। और H क्या होता है हमारा? एंथैल्पी होता है हमारा। एंथैल्पी आपने पढ़ा है ना। T हमारा ताप होता है। S क्या होता है हमारा? एंट्रोपी होता है। क्या होता है हमारा? एंट्रोपी होता है। तो इस तरीक़ा से हमने बता दिया। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो H होता है, H बराबर क्या होता है आपका? E प्लस क्या होता है? P भी। E प्लस क्या होता है? P भी। E के जगह U भी रखा जा सकता है। तो H बराबर क्या होता है? E प्लस P भी होता है। मतलब यहाँ पर H के जगह क्या रखा जा सकता है आपका? जो है इस मान को रखा जा सकता है। तो मान को हम लोग रखते हैं तो क्या हो जाता है यहाँ पर? ये हो जाता है आपका G, ये हो गया हमारा G बराबर कितना हो जाता है? H के जगह कितना लिख सकते हैं? E प्लस क्या लिख सकते हैं? P, और ये V, और माइनस क्या हो जाता है आपका? ये हो जाता है आपका डेल S TS। इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं। तो ये G बराबर H माइनस TS एक यहाँ से प्राप्त होता है। ये तो मिल गया आपको कहाँ से? मुक्त ऊर्जा थे, जहाँ पर G मुक्त ऊर्जा होता है, H एंथैल्पी होता है, S क्या होता है? एंट्रोपी होता है। क्योंकि आपको पता है, आप एंथैल्पी में पढ़ चुके हैं, H बराबर E प्लस पी भी या H बराबर U प्लस पी भी के रूप में दर्शाया जाता है। तो H का मान यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? मुक्त ऊर्जा वाला जो समीकरण है उसमें हम क्या करते हैं? रखते हैं। तो हमको इस प्रकार का मान क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। यदि प्रक्रम जो होता है स्थिर ताप पर और स्थिर दाब पर होता है, तो इसे निम्न प्रकार से क्या किया जा सकता है? दर्शाया जा सकता है। यदि, है ना, यदि प्रक्रम, यदि यहाँ पर लिख सकते हैं, यदि प्रक्रम स्थिर ताप व दाब पर होता है, दाब पर होता है, तो, है ना, इसे तो समीकरण को निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। तो इसे निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। तो इसे, है ना, निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं।
हैं, दर्शा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन करते हैं। मुक्त ऊर्जा परिवर्तन करने पर, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन करने पर, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन करने पर, ठीक है, परिवर्तन करने पर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? परिवर्तन करने पर हम लिखेंगे अगर, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? डेल जी। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसको? डेल जी। यहाँ पर हो जाता है डेल जी, है ना। परिवर्तन करेंगे तो यदि प्रक्रम स्थिर ताप और दाब पर हो तो इसे निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। मुक्त ऊर्जा परिवर्तन करने पर क्या लिख सकते हैं इसको? डेल जी बराबर, इसको हम क्या लिखते हैं? डेल ई। यहाँ पर क्या लिखते हैं? अगर ताप और दाब पर है तो प्लस में हो जाता है, तो ये हो जाता है पी डेल भी, और इसको माइनस में क्या लिखते हैं हम लोग? टी, और डेल एस के रूप में क्या करते हैं? लिखते हैं। चूँकि आपको पता है कि यहाँ पर जो डेल एच होता है इसके बराबर क्या होता है आपका? डेल ई, और प्लस में क्या हो जाता है आपका? पी डेल भी। इस प्रकार से आता है, मतलब ये वाला जो मान होता है उसको समीकरण हम इससे पहले वाला में क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। चाहेंगे तो आप समीकरण भी दे सकते हैं। मान लो ये समीकरण कितना है? 1 है। समीकरण कितना है हमारा? 2 है। ये हमारा समीकरण कितना हो गया आपका? 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? ये जो डेल एच का मान है उसको समीकरण कितने रखने पर भाई? 2 में रखने पर। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? इसको रख सकते हैं। तो समीकरण 2 के मान को, है ना, समीकरण 2 में डेल एच का मान रखने पर, डेल एच का मान क्या करने पर? रखने पर। तो डेल एच का मान क्या करेंगे? रखेंगे। तो क्या प्राप्त होगा हमारा? ये हो जाएगा आपका डेल जी बराबर कितना हो जाएगा आपका? डेल एच हो गया ये, और ये माइनस क्या हो जाता है आपका? माइनस टी डेल एस। तो इस तरीक़ा से हमको क्या हो जाता है? एक समीकरण प्राप्त हो जाता है। डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस। यही आपका क्या कहलाता है? गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण कहलाता है। होल्ट्ज़ क्या कहलाता है? हमारा समीकरण होता है। तो इस तरीक़ा से यहाँ पर इसके लिए एक समीकरण भी क्या किया जा सकता है? निकाला जा सकता है। तो ये हो गया आपका भाई गिब्स मुक्त ऊर्जा एवं मुक्त ऊर्जा क्या होता है। तो ये हम लोग इतना पढ़ लिए। तो यहाँ पर गणितीय व्यंजक क्या होता है? जी बराबर एच माइनस टी डेस होता है, जहाँ पर जी बराबर मुक्त ऊर्जा होता है, एच बराबर एंथैल्पी होता है, एस बराबर एंट्रोपी होता है ना। अब यहाँ पर क्या होता है? एच बराबर हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। कहाँ से भाई? हमारा एंथैल्पी परिवर्तन से, या एंथैल्पी से हम लोग यहाँ पर क्या करे हैं? इसको पढ़े हैं एंथैल्पी से। तो यहाँ पर एच बराबर क्या होता है? ई प्लस पी भी होता है, जिसको यहाँ पर क्या कर दिया जाता है? मान को रख दिया जाता है। तो जी बराबर क्या होता है? ई प्लस पी भी माइनस टी डेस होता है। यदि इसमें परिवर्तन करते हैं तो परिवर्तन करने से क्या हो जाता है? हमारा एक स्थिति क्या होता है? प्राप्त होता है। चाहेंगे तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? और एक और स्टेप क्या कर सकते हैं? चाहेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लिखना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। नहीं तो ये ठीक है। स्थिर प्रक्रम, अगर प्रक्रम स्थिर ताप पर और दाब पर होता है तो इसे निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। यदि इसमें परिवर्तन करते हैं तो इसको डेल जी, ये डेल ई प्लस पी डेल भी, और ये टी डेल एस होता है, जहाँ पर इसका मान डेल एच होता है। उस मान को यहाँ पर पुट कर दिया जाता है, और इस तरीक़ा से हमको क्या प्राप्त हो जाता है? गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। इसी में एक वैकल्पिक क्या होता है? हमारा विधि होता है। कैसा होता है? वैकल्पिक क्या होता है? हमारा विधि होता है। इस विधि के द्वारा भी गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण जो होता है उसको क्या किया जा सकता है? दर्शाया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है भाई? इसमें हम जानते हैं यहाँ पर जी बराबर क्या होता है? हमारा एच माइनस क्या होता है? हमारा टी एस होता है, जो कि प्रक्रम स्थिर ताप पर स्थिर दाब पर होता है। ठीक है, माना यहाँ पर जो है प्रारंभिक अवस्था में इसका मान कितना होता है? अंतिम अवस्था में, क्योंकि हमारा मुक्त ऊर्जा एक क्या होता है? हमारा अवस्था फलन होता है, और अवस्था फलन होने की वजह से इसका जो है एक मूल मान जो है होता है वो प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसके प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था में मान को क्या किया जाता है? जो है ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? स्थिर जो क्या होता है? ताप पर किस पर देखते हैं हम लोग? स्थिर ताप पर थोड़ा सा हमको देखना है। तो स्थिर क्या हो जाता है? हमारा ताप पर अगर हम बात करें तो प्रारंभिक अवस्था में मुक्त ऊर्जा,
प्रारंभिक अवस्था में देखेंगे, अगर प्रारंभिक अवस्था में देखेंगे तो कितना हो जाता है हमारा G1, ये हो जाता है आपका H1, है ना, और ये माइनस क्या होता है T, और ये हो जाता है S1, क्योंकि सबके सब क्या होते हैं हमारे अवस्था फलन होते हैं। फिर जो है अंतिम अवस्था में देखेंगे, अंतिम अवस्था, तो अंतिम अवस्था में क्या होता है भाई हमारा, ये होता है G2, ये होता है हमारा H2, माइनस क्या हो जाता है आपका T H2 हो जाता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा G2 माइनस क्या होता है G1 हो रहा है, जो कि हमारे किसके बराबर होता है, डेल G के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, डेल G बराबर, यहाँ पर क्या होता है, दोनों का अगर हम मान रखें तो यहाँ पर क्या हो जाता है H2 माइनस क्या हो जाता है H1, यहाँ पर हम क्या करते हैं आपका, ये आपका जो क्या हो जाता है, आपका जो T होता है, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर हम लोग लिखें अगर, तो T यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस में क्या कर देते हैं T, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा H2 माइनस क्या होता है H1, माइनस क्या होता है T, क्योंकि हमारे ये क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो ये हमारा H2 माइनस कितना हो जाता है आपका S1 हो जाता है। तो आगे हम करें तो डेल G बराबर, इस पे परिवर्तन होगा तो क्या हो जाता है डेल H, माइनस का हो जाता है माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाता है डेल S परिवर्तन। तो इस तरीक़ा से आपका एक जो है वैकल्पिक विधि के द्वारा भी क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो वैकल्पिक विधि क्या होता है, तो अभी है हम जानते हैं कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ जो समीकरण होता है या मुक्त ऊर्जा है, उसको इस प्रकार से दर्शाते हैं, जिसमें आपका मुक्त ऊर्जा, एंथैल्पी और एंट्रोपी तीनों के तीनों क्या होते हैं, हमारे अवस्था फलन होते हैं, जिनका निरपेक्ष मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसके प्रारंभिक अवस्था का मान ज्ञात करते हैं और अंतिम अवस्था का मान ज्ञात करते हैं, जिसमें ताप क्या होता है आपका स्थिर होता है। तो मुक्त ऊर्जा का प्रारंभिक जो मान होता है वो कितना होता है भाई हमारा, ये हमारा होता है आपका G1, और एंथैल्पी H1, चूँकि ताप क्या है स्थिर है तो उसको कुछ नहीं करते हैं, और एंट्रोपी S1। अंतिम अवस्था में क्या हो जाता है G2, ये हो जाता है H2, और ये हो जाता है आपका S2, क्योंकि ताप स्थिर है। अब हम देख रहे हैं ये परिवर्तन हो रहा है, G1 से G2 की ओर जा रहा है, तो किसके बराबर हो जाता है, डेल G के बराबर। तो डेल G बराबर कितना हो जाता है आपका, इसमें भी परिवर्तन, तो H2 माइनस H1, माइनस में क्या होता है T कांस्टेंट है, ये H2 माइनस क्या हो जाता है S1। अब परिवर्तन को निकाल देते हैं तो यहाँ से हमको गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण का मान क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका गिब्स मुक्त ऊर्जा एवं मुक्त ऊर्जा जो है इस प्रकार से देख सकते हैं। आगे हमारा दिया है डेल G के ऋणात्मक स्थिति होने की विभिन्न परिस्थितियां हैं भाई। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा डेल G का जो मान होता है उसकी विभिन्न परिस्थितियां क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है कि किस प्रकार से मान प्राप्त होता है, कैसा मान क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इस तरीक़ा से क्या किया जा सकता है, इसको समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका जो है आपका गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण। तो फिलहाल आज का जो क्लास है वहीं पर क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है। आने वाला जो क्लास है उसमें जो है आगे का टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं।